जय श्री कृष्णा लाडलो लाडलियो। मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का इतिहास। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। राजस्थान इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर है मध्यकालीन इतिहास, फिर तीसरा भाग है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल आदि पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में हम पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, कांस्य युग, लोह युग ये सभी पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास में राजवंश पढ़ते हैं, राजाओं के बारे में जानकारी। मध्यकालीन इतिहास में हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। कहां से होती है? 1857 की क्रांति से। तो इसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और आंदोलन, आंदोलन 2 पढ़ेंगे, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन। किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन। फिर हम इसमें पढ़ेंगे प्रजामंडल, एकीकरण, संगठन, स्वतंत्रता सेनानी और समाचार पत्र। कोई भी मुख्य समाचार पत्र है वो पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास जिसे 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन इतिहास पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, कांस्य युग, लोहे युग पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम राजवंश के बारे में पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास में 1857 के क्रांति के बाद की सभी घटनाएं पढ़ते हैं। जैसे 1857 की क्रांति है, आंदोलन है, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल है, राजस्थान का एकीकरण है, संगठन है, स्वतंत्रता सेनानी है और मुख्य समाचार पत्र। ये सब हम आधुनिक राजस्थान में पढ़ते हैं। अगर एग्जाम की दृष्टि से वेटेज देखें तो प्राचीन इतिहास का वेटेज है 20 से 30%। इतना ही वेटेज मध्यकालीन इतिहास का है, 20 से 30%। आधुनिक राजस्थान जो है इसका वेटेज है 40 से 50%। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास का वेटेज ज्यादा है तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास। राजस्थान के आधुनिक इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, क्रांति क्यों हुई, ये सब पढ़ने के साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि 1857 की क्रांति हुई। और क्रांति से पहले हम ये देखेंगे कि राजाओं के द्वारा संधियां क्यों की गई, राजाओं के द्वारा संधि भी की गई थी, हर जानकारी लेंगे। अब हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। क्रांति से पहले की रूपरेखा पढ़ लेते हैं थोड़ी।
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा व्यापार करने के उद्देश्य से, क्या करने के उद्देश्य से? व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत में व्यापार करना। बाद में धीरे धीरे ये व्यापार करने का जो उद्देश्य है ये भारत में राजनीतिक उद्देश्य भी बन जाता है और आर्थिक उद्देश्य भी बन जाता है और सामाजिक उद्देश्य भी बन जाता है। कहने का मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई है वो अब भारतीय राजनीति में भी इंटरफेयर कर रही है और राजाओं की सहायता कर रही है। इस दौरान कुछ जगह इन्होंने संधियां की। राजपूताना में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संधि की जाती है। राजपूताना में कुल 19 रियासतें थी। इन सभी 19 रियासतों के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संधि कर ली जाती है 1817-18 में। 1817-18 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी 19 देसी रियासतें या राजपूताना रियासतों के साथ, देसी रियासतें या फिर राजपूताना रियासतों के साथ संधि करती है। संधि के समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। भारत में अंग्रेजों का जो प्रमुख व्यक्ति था जिसके नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी वो पद था गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल का पद है वो मुख्य पद है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल के पद के नीचे ही कार्य कर रही थी। अब उसी गवर्नर जनरल के नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य कर रही है, तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी किसी से कोई भी प्रकार का व्यवहार करेगी तो उस संपूर्ण व्यवहार की जानकारी गवर्नर जनरल को दी जाती है। गवर्नर जनरल के द्वारा ही संधियां करवाई जा रही है। जब संधियां करवाई जा रही तो स्वयं गवर्नर जनरल नहीं आया तो इसने अपने प्रतिनिधि रूप के रूप में किसी न किसी व्यक्ति को भेजा। राजपूताना में संधि करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे। एक थे जॉन मालकम। कौन थे? जॉन मालकम। ये मालवा के रेजिडेंट थे। कहाँ के रेजिडेंट थे? मालवा रेजिडेंट। मालवा का रेजिडेंट है जॉन मालकम। जॉन मालकम के द्वारा जो संधि की गई थी वो की गई थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के साथ। किस किस के साथ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के साथ संधि की गई। एक व्यक्ति है चार्ल्स मेटकॉफ। कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली रेजिडेंट है। कहाँ का रेजिडेंट है? दिल्ली का रेजिडेंट। चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट है। इस दिल्ली वाले रेजिडेंट के द्वारा जो अन्य रियासतें, जितनी भी रियासतें बच गई उन सभी रियासतों के साथ संधि की गई। वापस समझना एक बार। 30 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है वो 1817-18 में राजपूताना के साथ 19 रियासतों के साथ संधि कर रही है। और संधि के दौरान गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में दो व्यक्ति आए थे, एक चार्ल्स मेटकॉफ और एक दूसरा जॉन मालकम। जॉन मालकम मालवा का रेजिडेंट था और मालवा के पास में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला भूभाग था। इन रियासतों से संधि करने के लिए जॉन मालकम को भेजा गया। चार्ल्स मेटकम अन्य रियासतों के साथ संधि करता है। जब संधि की गई उस दौरान निर्णय लिया गया कि जो कंपनी है वह कंपनी रियासतों के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगी। किन में इंटरफेयर नहीं करेगी? आंतरिक मामलों में। जो कंपनियों के द्वारा
रियासतों के मामले देखे जाएंगे, वो बाह्य मामले देखे जाएंगे। कौन से मामले देखे जाएंगे? बाह्य आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगी तो फिर किस में? बाह्य मामलों में। आखिर ऐसे क्या बाह्य मामले थे जिनके कारण संधि की गई? बाह्य मामले ये थे कि जो राजा है वह सामंतों से परेशान है, तो सामंत अगर किसी भी प्रकार से परेशान करे तो उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी टकराएगी। सामंतों के साथ साथ पिंडारियों की लूटपाट से परेशान है, मराठाओं के आक्रमण से परेशान है। राजा ये चाह रहे कि हमें इन तीन प्रमुख समस्याओं से समाधान मिले। मराठा जब आक्रमण करने के लिए आते तो कर वसूल कर कर वापस चले जाते, पिंडारी आते तो वो लूटपाट करके चले जाते। और सामंत है, सामंत इतने ताकतवर हो गए थे कि राजाओं को जब मन करता तब धमका देते। मारवाड़ का एक सामंत था देवी सिंह चंपावत, उसका तो जब मन होता तो वो कह देता कि जो मारवाड़ के राजा है वो मेरी तलवार की मुठ में है, जो तलवार के पीछे का हिस्सा है उसे मुठ बोलते कि इससे मैं पीट पीट के राजा को मार डालूंगा। राजा घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सामंत हमारे राजपाट छीन ले। मेवाड़ जो सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, शौर्य की शक्ति हुआ करती थी, उसी मेवाड़ की हालत खराब कर रखी है चूड़ावत और शक्तावतों ने। चूड़ावतों का जब मन होता तब चूड़ावत या चुंडावत ये कह देते कि हम आपको राजा जी राजपाट से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अधिकार है। चूंडावतों को अधिकार दिया गया था लाखा के द्वारा कि चुंडावत ही निर्धारित करेंगे कि मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा। अब वही चुंडावत मेवाड़ के राजा को ललकार रहे, डरा रहे, धमका रहे। वहीं दूसरी तरफ है तो शक्तावत, शक्तावतों से भी मेवाड़ महाराणा परेशान है। हम देखते हैं संधि के कारण। संधि के कारण आखिर ऐसे क्या कारण रहे जिस कारण संधि की गई? संधि के कारण पहला कारण है राजा सामंतों से परेशान थे। राजा सामंतों से परेशान थे। दूसरा कारण पिंडारियों की लूटपाट। पिंडारियों की लूटपाट, पिंडारी लूटपाट मचा रखे थे। तीसरा कारण मराठाओं के आक्रमण। इनके आक्रमण? मराठाओं के, मराठाओं के आक्रमण। मराठा आक्रमण करते जो करते, कर भी वसूल करते। मराठा कर भी वसूल किया करते थे, कर वसूल करते। मारवाड़ के एक राजा थे विजय सिंह, उन्होंने तो 1791 ही में ही संधि का प्रस्ताव भेज दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का इस समय मन नहीं था, कोई ऐसा विचार नहीं था संधि करने का, इसलिए उन्होंने विजय सिंह से संधि नहीं की। आप ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सबसे पहले प्रस्ताव भेजने वाली रियासत कौन थी? तो वो थी जोधपुर, 1791 में महाराजा विजय सिंह ने। महाराजा विजय सिंह मारवाड़ रियासत से थे। किससे थे? मारवाड़ रियासत से। 1791 में संधि का प्रस्ताव भेजा। सबसे पहले संधि की गई थी 1803 ईस्वी में अलवर और भरतपुर के द्वारा। किसके द्वारा? अलवर और भरतपुर रियासत के द्वारा। और सबसे अंत में संधि की गई थी सिरोही रियासत के द्वारा। किसके द्वारा? सिरोही रियासत के द्वारा, 1823 ईस्वी में। कब की गई? 1823 ईस्वी। बाकी रियासतों ने 1817-18 में संधि कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, संधियों से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। किस रियासत ने कब संधि की,
कितनी की राशि निर्धारित हुई, ये सब बातें हम राजवंश में पढ़ लेते हैं। जब राजवंश पढ़ेंगे तो वहां ये सब बातें पढ़ ली जाए। जब संधि की गई तो संधि के तहत निर्णय लिया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख व्यक्ति रहेगा वो रहेगा गवर्नर जनरल। कौन रहेगा? गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल के नीचे रेजिडेंट रहेगा। कौन रहेगा? रेजिडेंट। अभी हमने बात की थी कि मालवा रेजिडेंट, दिल्ली रेजिडेंट जो संधि करने के लिए आए थे, यही गवर्नर जनरल के नीचे थे। जब रियासतों के साथ संधि की गई तब निर्धारित किया गया कि प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट बैठाया जाएगा। पॉलिटिकल एजेंट का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो रियासतों की पॉलिटी में इंटरफेयर करेगा, जो राजपाट में इंटरफेयर करेगा, हर बात का ध्यान रखेगा। हालांकि बात तो ये हुई थी कि आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे पॉलिटिकल एजेंट रियासतों के आंतरिक मामलों में भी इंटरफेयर करने लगे और इसी कारण क्रांति हुई थी। एक क्रांति का मुख्य कारण भी यही है। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के नीचे रेजिडेंट है, रेजिडेंट के नीचे पॉलिटिकल एजेंट है। प्रत्येक रियासत में एक व्यक्ति तैनात किया जा रहा है जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्णय लिया गया 1818 ईस्वी में कि एक राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाए। किसकी की जाए? राजपूताना रेजिडेंसी के। ये जो राजपूताना रेजिडेंसी है इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली। कब? 1818 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी दिल्ली में। राजपूताना पर कंट्रोल रखने के लिए रेजिडेंसी खोली जा रही है दिल्ली में, जिसका नाम रखा गया राजपूताना रेजिडेंसी। इस राजपूताना रेजिडेंसी का जो प्रमुख पद बनाया गया, प्रमुख एक पद बनाया जा रहा है, उस पद को कहा गया रेजिडेंट। क्या कहा गया? रेजिडेंट। रेजिडेंसी का प्रमुख पद क्या है? रेजिडेंट। सबसे पहला जो रेजिडेंट बनाया गया वो था डेविड ऑक्टर लोने। कौन था? डेविड ऑक्टर लोने। डेविड ऑक्टर लोनी था। फिर बाद में 1832 ईस्वी में, कब की बात है? 1832 ईस्वी में डिसीजन लिया गया कि जो राजपूताना रेजिडेंसी है इससे रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो पॉलिटिकल एजेंट को दिल्ली आना रहता है, तो क्यों ना इसके लिए समाधान किया जाए और राजपूताना में कोई ऐसी जगह हो जहां राजपूताना रेजिडेंसी शिफ्ट की जा सके, स्थानांतरित की जा सके, तो वह जगह देखी जाए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मराठों से संधि की गई उस दौरान मराठों के कंट्रोल में राजपूताना का एक भूभाग था जिसका नाम था अजमेर। वह अजमेर दौलतराव सिंधिया के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई अपने पास राजस्थान में राजपूताना में एक भूभाग है जिसका नाम है अजमेर, क्यों न ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजपूताना रेजिडेंसी राजपूताना में भेजी जा रही है तो इसे अजमेर भेज दिया जाए। फाइनली डिसीजन यही रहा और राजपूताना रेजिडेंसी का कार्यालय अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। कार्यालय अजमेर भेजा गया। अजमेर स्थानांतरित किया। अजमेर स्थानांतरित किया। जब अजमेर में स्थानांतरित किया गया तब निर्णय लिया गया कि जो रेजिडेंसी का प्रमुख पद था रेजिडेंट, अब इसे रेजिडेंट नहीं रखेंगे, तो फिर अब यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति बैठ रहा है उसे कहा जाएगा एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कहा जाएगा? एजेंट टू गवर्नर जनरल। यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति बैठेगा वो एजेंट रहेगा। किसका? गवर्नर जनरल का। और गवर्नर जनरल के नीचे कार्य कौन करेंगे? पॉलिटिकल एजेंट। ये पद तो वैसे के वैसे ही रखे गए, लेकिन जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है ये नया पद बनाया गया और रेजिडेंट को अब एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाएगा और रेजिडेंसी का जो कार्यालय वो दिल्ली ना होकर अब अजमेर शिफ्ट कर दिया गया है, अजमेर रहेगा। यहाँ जो पहले एजीजी बनाए गए वो थे अब्राहम लॉकेट। कौन थे? अब्राहम लॉकेट। अब्राहम लॉकेट है पहले एजीजी।
राजपूताना में खूब गर्मी पड़ती है, इस कारण 1845 ईस्वी में कार्यालय अस्थायी रूप के लिए आबू शिफ्ट कर दिया गया। कार्यालय अस्थायी रूप के लिए कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? आबू। अब कार्यालय अस्थायी रूप के लिए आबू में शिफ्ट है। कार्यालय अस्थायी स्थानांतरित, अस्थायी रूप से कार्यालय कहाँ शिफ्ट किया गया? आबू। 1857 की जब क्रांति होती है तो क्रांति का दमन करने के बाद में 1864 में निर्णय लिया जाता है कि 6-6 माह के लिए कार्यालय शिफ्ट किया जाता है। गर्मियों में एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट जो रियासत वाले ये आबू जा सकते हैं और सर्दियों में वापस आ सकते हैं। 6-6 माह के लिए कार्यालय कब शिफ्ट किया गया? 1864 में। 1864 ईस्वी में कार्यालय आबू व अजमेर शिफ्ट किया गया 6-6 माह के लिए। कितने माह के लिए? 6-6 माह के लिए। अब 6-6 माह के लिए कार्यालय आबू और अजमेर में शिफ्ट कर दिया गया। राजपूताना रेजिडेंसी के साथ साथ अजमेर में अजमेर मेरवाड़ा भी खोला गया। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। ये जो अजमेर मेरवाड़ा है, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें अजमेर का भूभाग है, मेवाड़ का भूभाग है और मारवाड़ का भूभाग है। किस किस का है? अजमेर, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ के 3 परगने लिए गए। मेवाड़ के कितने परगने लिए गए? 3 परगने। इन 3 परगनों में 76 छिंतर ग्राम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1823 ईस्वी में मेवाड़ से 3 परगने लिए जा रहे हैं। जैसे ये भौगोलिक क्षेत्र अजमेर वाला है, इसके टच में कुछ भौगोलिक क्षेत्र मेवाड़ का है और इसी के टच में मारवाड़ का है। ये अजमेर हो गया। तो अजमेर वाला भौगोलिक क्षेत्र तो जो है यहाँ से छिंतर गांव लिए गए और मारवाड़ से 28 गांव लिए गए। मारवाड़ से कितने गांव लिए गए? 28 गांव। 1824 ईस्वी में 28 गांव लिए गए। अजमेर, मेवाड़ और मारवाड़ वाला जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमेर मेरवाड़ा। राजपूताना में राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां खोली जा रही है। कितनी? 6 सैनिक छावनियां खोली गई। छह सैनिक छावनियां। एक है नसीराबाद। कौन सी है? नसीराबाद। नसीराबाद जो छावनी है, इसका गठन किया था डेविड ओक्टरलोने ने। डेविड ओक्टरलोने की उपाधि है नसीर, तो उन्होंने उपाधि के नाम पर ही एक जगह बसाई जिसका नाम है नसीराबाद अजमेर में। किसके द्वारा? डेविड ओक्टरलोने के द्वारा। डेविड ओक्टरलोने, ये वही डेविड ओक्टरलोनी है जो राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम रेजिडेंट थे। डेविड ओक्टरलोने। फिर नेक्स्ट है एरिनपुरा। कौन सी है? एरिनपुरा। एरिनपुरा जो है, इसकी स्थापना की गई मेजर डाउनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? मेजर डाउनिंग। मेजर डाउनिंग का जो गांव था वो गांव था एरन। कौन सा गांव था? एरन। मेजर डाउनिंग एरन गांव से थे, तो उन्होंने छावनी का नाम रखा एरन, जिसे हमने क्या नाम दिया? एरिनपुरा। हम स्थान को पुर बोलते हैं। जैसे जयपुर है, जय का स्थान, भाई जय सिंह जी का स्थान था तो हमने क्या कहा? जयपुर। उदय सिंह जी का स्थान क्या कहलाया? उदयपुर। उसी प्रकार एरन वाला स्थान क्या कहलाया? एरिनपुरा। यह मेजर डाउनिंग के द्वारा बसाई गई जगह है, मेजर डाउनिंग। फिर है ब्यावर।
ब्यावर को लेकर तो एक अलग ही रोचक तथ्य है। कर्नल डिक्सन नाम के एक व्यक्ति है। क्या नाम से? कर्नल डिक्सन। ये जो कर्नल डिक्सन है, इन्होंने अजमेर के पास वाले भूभाग पर कंट्रोल किया, जहाँ लुटेरे आया करते थे। और इस भूभाग पर कंट्रोल करने के बाद, इसके चारों तरफ बाउंड्री खिंचवाने के बाद, इन्होंने बाहर लिखवाया बी अवेयर। क्या लिखवाया? बी अवेयर लिखवाया। और हमने इसी बी अवेयर को पढ़ने में क्या बना दिया? ब्यावर। क्या बना दिया लाडलो लाडलियो? ब्यावर बना दिया। कर्नल डिक्सन के द्वारा एक जगह है जिसके चारों तरफ परकोटा बना दिया गया, बाउंड्री खिंचवा दी गई और बाहर लिखवाया गया था बी अवेयर, सावधान रहे, नॉट अलाउड, बिना आज्ञा के अलाउ नहीं है। और उस हमने बी अवेयर को ब्यावर बना दिया। तो ये लो भाई, ब्यावर की स्थापना हो चुकी है। फिर नेक्स्ट है देवली। देवली है टोंक में। देवली कहां पर है? टोंक में। पांचवी है खेरवाड़ा। कौन सी है? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा है उदयपुर। खेरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर। छठी है नीमच। नीमच है मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में। नीमच में अलग से पॉलिटिकल एजेंट नहीं बैठाया गया। तो फिर नीमच पर कंट्रोल वही व्यक्ति रखेगा जो उदयपुर पर कंट्रोल कर रहा है। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ही नीमच पर कंट्रोल रखेगा। तो नीमच पर कंट्रोल कौन रखेगा? उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। इन 6 की 6 सैनिक छावनियों में प्रमुख व्यक्ति तैनात किए गए। प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट बैठाया गया। ये पॉलिटिकल एजेंट प्रत्येक रियासत में धीरे धीरे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लग गए। और यहाँ तक कि जितनी भी नौकरियां थी, उन नौकरियों में जो भारतीय है उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। रंग का भेदभाव, वेतन का भेदभाव, कुछ सामाजिक प्रथाएं थी, उनमें ये सुधार करने की कोशिश की है। जो भारतीय व्यक्तियों के समझ से बाहर थी, जैसे बिलों में डाकन प्रथा, कन्यावध, विधवा पुनः विवाह। भाई उन्होंने कहा कि अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उसे सती नहीं होना चाहिए। सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की और विधवा पुनः विवाह शुरू किया। थोड़े दिनों में अफवाह फैल गई कि जो भारतीय है उनका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। और जब भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, तो उन्हें अपने धर्म से धार्मिक व्यक्ति निकाल देंगे। और जब उन्हें अपने धर्म के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा, तो वो पुनः अपने धर्म में नहीं जा पाएंगे। तो फिर वो ईसाई धर्म में जा सकते हैं और उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा। इसका एक मुख्य कारण भी रहा, और वो मुख्य कारण क्रांति का तत्कालिक कारण बनता है कि पहले एक ब्राउन वेस नाम की राइफल यूज की जा रही थी। अब उस ब्राउन वेस की जगह 1856 में एनफील्ड राइफल का उपयोग किया जाने लगा। वो एनफील्ड राइफल जो थी, उसमें एक कारतूस का उपयोग किया जा रहा है। उस कारतूस के ऊपर एक चिकना कागज रहता था। उसमें जो चिकनाट थी वो गाय और सुअर की चर्बी की थी। ऐसी अफवाह फैली, और अफवाह फैलते ही क्रांतिकारियों ने कहा कि भाई ये लो, इतने दिन तो और सामान्य व्यक्तियों का धर्म भ्रष्ट कर रहे थे, अब तो ये हमारा भी धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और क्रांतिकारियों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांति के कारण देखते हैं। क्रांति के कारण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, जैसे उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कौन होगा राजा का? अब इसमें भी इंटरफेयर कौन करने लगे? ईस्ट इंडिया कंपनी।
तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण क्या है भाई? तत्कालिक कारण है ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स। जो एनफील्ड राइफल है इसमें कारतूस जो उपयोग में लिया जा रहा है उसमें चर्बी थी। कहा जाता है कि ये जो चर्बी है ये सूअर और गाय की थी। किसकी थी? सूअर और गाय की थी। इसमें जो चिकनाहट दी जा रही थी कारतूस के ऊपर एक कागज के नीचे, वो सूअर और गाय की चर्बी थी। सैनिकों को जब कारतूस लोड करना होता था बंदूक में, उस दौरान उस कागज को मुंह से हटाना रहता था। तो सैनिकों ने कहा कि भाई हम जब मुंह से हटाते हैं तो सूअर और गाय की चर्बी हमारे मुंह में चली जाती है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। चाहे हम हिंदू है चाहे मुसलमान है। मुसलमानों के लिए सूअर अपवित्र है और हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है। धर्म भ्रष्ट माना गया। तात्कालिक कारण, एक मुख्य कारण था तो वो यही था, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल। क्रांति से संबंधित कुछ और बातें हैं। क्रांति की निर्धारित तिथि, क्रांति की जो निर्धारित तिथि थी वह थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 पहले से निर्धारित तिथि थी कि इस तिथि को हमें क्रांति करनी है। 31 मई 1857 को संपूर्ण भारत में क्रांति होने वाली थी। क्रांति के प्रतीक चिन्ह, आखिर कौन व्यक्ति क्रांति में शामिल है और कौन नहीं है ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए जो उच्च वर्ग है उनमें कमल का फूल बांटा गया। क्या बांटा गया? कमल का फूल। जो कोई भी सैनिक है अगर वो कमल का फूल ले लेता है तो यह माना जा रहा था कि भाई वो क्रांति में शामिल है। और जो निम्न वर्ग है उनमें रोटियां बांटी गई, चपातियां बांटी गई। जो जो व्यक्ति रोटी ले रहे थे, रोटी का आदान प्रदान कर रहे थे, वो क्रांति के अंग माने जाते भी, ये क्रांति करने के लिए तैयार है। क्रांति के समय भारत में राजा कौन था? तो क्रांति के समय भारत में राजा, मुगल राजा था दिल्ली, वो था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह जफर को ही क्रांति का नेता घोषित किया जाता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय जिसे क्रांति का लीडर घोषित किया गया। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। लाडलो लाडलो वापस ध्यान देना। क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 31 मई भी। 31 मई को संपूर्ण भारत में क्रांति की जाएगी। प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी। राजा जो मुगल राजा थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। इन्हीं क्रांति का नेता घोषित किया जाता है बाद में। एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। जब क्रांति हुई उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आबू था। कहाँ था? आबू। इसे आबू में क्रांति की सूचना मिलती है। कलकत्ता, कोलकाता या कलकत्ता कहते हैं या कोलकाता, यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी है बैरकपुर। कौन सी है रे? बैरकपुर है। बैरकपुर के एक सैनिक है मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। पांडे जी है भाई, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो जनेऊधारी थे, रोजाना मंदिर जाते, जल चढ़ाकर आते भगवान शिव को। एक दिन एक व्यक्ति उनसे मिलता है और वो कहता है कि यार पांडे जी ये नाटक कब तक चलेगा? पांडे जी ने बोला नाटक? कौन सा नाटक? कहा कि आप जाते हो भगवान शिव को जल चढ़ाते हो। बोला हाँ। और फिर परेड मैदान में जाने के बाद आप
राइफल की तैयारी भी करते होंगे? बोला हाँ, हम प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रैक्टिस करते हो तो एक चिकना कागज यूज करते होंगे जो कारतूस से हटाते हो? बोला हाँ, मुंह से हटाते हैं। तो बोला वो जो चिकनाट है वो गाय और सुअर की चर्बी है। आपका धर्म तो कब का ही भ्रष्ट हो चुका है, और इस मंदिर को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? भगवान शिव को क्यों भ्रष्ट करने में लगे हो? अपने हाथों से जाकर वहां जल चढ़ाते हो। मंगल पांडे ने बोला दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, निकल यहाँ से। मंगल पांडे जब भी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते, प्रातःकाल वो व्यक्ति मिलता, हर बार यही बात कहता। मंगल पांडे का एक दिन दिमाग खराब हो गया और मंगल पांडे ने कहा कि ले चल, तू बता वो कौन सी जगह है जहाँ गाय और सुअर की चर्बी प्रयुक्त की जाती है। वो व्यक्ति एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ गाय भी होती है, सुअर भी रहता है, कारतूस भी पड़े रहते हैं, बंदूकें भी पड़ी रहती है, और वह चिकना कागज भी तैयार किया जा रहा होता है। मंगल पांडे का दिमाग खराब हो जाता है। मंगल पांडे जब बैरकपुर छावनी में पहुंचते हैं तो मंगल पांडे जी से कहा जाता है कि प्रैक्टिस की जाए, लोड किया जाए, एम बनाया जाए, शूट किया जाए। क्या कहा जाता है? लोड एम शूट। मंगल पांडे लोड करते हैं, एम अंग्रेजों को बनाते हैं, शूट कर देते हैं। और इसी दौरान लोड एम शूट के दौरान अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार देते, फिर तलवार लहरा देते मंगल पांडे। ये घटना हुई थी 29 मार्च को। कब घटना हुई थी? 29 मार्च को। मंगल पांडे ने 29 मार्च को विद्रोह किया। 29 मार्च को क्या कर दिया? विद्रोह किया। जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को पता चला और अन्य अंग्रेज पदाधिकारी को पता चला तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी फांसी पर लटकाया जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसकी हरकतों को देकर अन्य स्थानों पर विद्रोह कर दिया जाए। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। फांसी पर लटकाया। कब लटकाया? 8 अप्रैल को। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को ही फांसी पर लटका दिया गया। मेरठ, मेरठ में 10 मई को कदम सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी जाती है। किनके नेतृत्व में? कदम सिंह के नेतृत्व में मेरठ में क्रांति कर दी जाती है। एक व्यवस्थित क्रांति हो रही है, वो 10 मई को हो रही है कदम सिंह के नेतृत्व में, और सब क्रांतिकारी दिल्ली चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली में ये मुगल नेता बहादुर शाह जफर से मिलते हैं, और बहादुर शाह जफर को जाकर कहते हैं कि जफर भाई जी, अब आपको हमारा लीडर बनना है, क्रांति के अब आप लीडर हो। किससे कहा गया? बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर ने कहा कि यार मैं अकेला डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? तो बोला हम दोनों मिलकर लेते। दोनों कौन? कि मैं और आपकी भाभी। बोला पूछो फटाफट भाभी जी से, और भाभी जी को ये भी कह देना अगर मैं लीडर घोषित नहीं होता हूँ तो मुझे इस पद से हटा दिया जाएगा, हो सकता हो मुझे मार भी दिया जाए। भाई हमें किसी न किसी व्यक्ति को तो मुगल नेता घोषित करना पड़ेगा, वही क्रांति का नेता रहेगा। बहादुर शाह जफर जाता है जीनत महल के पास। जीनत महल कहती है अच्छी बात है, हमारा राज वापस आ रहा है, चलाकर अच्छे दिन आ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है? आप एक काम करो, आप इनकी बातें मान लो। और बहादुर शाह जफर अपनी बेगम के कहने के दौरान स्वयं को क्रांति का नेता घोषित कर देता है। तो भारत की क्रांति का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। जहां चारों तरफ ये क्रांति की लहर फैल चुकी है, वहीं राजपूताना में भी अब क्रांति की चारों तरफ तैयारियां की जा रही है सैनिकों के द्वारा। जो नीति तिथि निर्धारित थी 31 मई, उससे पहले ही राजपूताना में भी क्रांति कर दी जाती है। भारत में 10 मई को क्रांति होती है, राजपूताना में 28 मई को ही क्रांति हो जाती है। एजीजी को 19 मई को खबर मिलती है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, आबू में, कि भारत में क्रांति हो चुकी है। एजीजी आबू था, आबू से फटाफट अजमेर पहुंचा और सभी राजाओं को पत्र लिखा कि हम और आप संधि के तहत यही निर्धारित किए थे कि एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। तो अब आपको वो प्रतिज्ञा, शपथ निभाने का समय मिल चुका है और आप हमारे प्रति वफादार हो, हमारा साथ दो। राजाओं ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम मन तन धन सभी से आपके साथ है, और सब राजाओं ने साथ दिया अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। नसीराबाद की क्रांति पढ़ेंगे हम। कौन सी पढ़ेंगे? नसीराबाद की क्रांति।
देखो नसीराबाद की जो क्रांति है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये 28 मई को क्रांति करती है। कब क्रांति करती है रे? 28 मई को। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्रांति की गई? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ से आई हुई है और कुछ समय हुआ ही है, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आबू से अजमेर पहुंचा। उसे अब डर लग रहा है कि 10 मई को मेरठ में क्रांति हो चुकी थी कदम सिंह के नेतृत्व में। कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो सैनिक टुकड़ी मेरठ से आई हुई है, ये बिगुल बजा दे? कहीं ऐसा तो नहीं है इसके मन में यही भावना बनी हुई हो कि हमें क्रांति करनी है? एजीजी को यही डर सता रहा था और उसने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद शिफ्ट कर दिया। जब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद शिफ्ट किया गया तो उस दौरान उनसे उनके हथियार ले लिए गए और नसीराबाद में इन्हें जेल में डाल दिया गया। तोपे भर के इनके सामने लगा दी गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक व्यक्ति था जिसका नाम था बख्तावर सिंह। शाम के समय बख्तावर सिंह ने देखा कि अजमेर से मेजर प्रिचार्ड गश्त लगाने के लिए आया हुआ है। उस दौरान उन्होंने मेजर प्रिचार्ड से पूछा कि मेजर प्रिचार्ड जी, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है, या कहीं आपको ये डर तो नहीं है ना हम कहीं क्रांति नहीं करते? मेजर प्रिचार्ड संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया बख्तावर सिंह। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को लगा कि यार हमारा नाम तो ऐसे ही हो चुका है, तो क्यों न जैसा नाम वैसा काम। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को क्रांति का बिगुल बजा दिया। इस दौरान कैप्टन स्पॉटिसवुड, वह कर्नल न्यूब्री मारे गए। कौन कौन मारे गए? कैप्टन स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूब्री मारे गए। दो अंग्रेज अधिकारी मारे गए, एक कैप्टन है स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूब्री। कर्नल न्यूब्री के तो टोटे टोटे कर दिए, छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। रप्पा रप्पा, अरे पुष्पा 2 वाली तरह रप्पा रप्पा मारे गए। कौन मारे गए? कर्नल न्यूब्री। जब रप्पा रप्पा मारा जा रहा है तो एंडिंग सभी सीन देखो, एक व्यक्ति अपने आप स्वयं को काट लेता है। वही स्थिति यहाँ होती है, काटता नहीं है लेकिन एक अंदर ही अंदर काटा जा रहा है। वह है कर्नल पेनी। कर्नल पेनी की हृदयघात मृत्यु हो जाती है। कर्नल पेनी, कर्नल पेनी की हृदयाघात मृत्यु हो जाती है। कर्नल पेनी जिसकी हृदयाघात मृत्यु हो चुकी है। दो अंग्रेज के अधिकारी है जो यहाँ पर घायल होते हैं, एक लेफ्टिनेंट लॉक और एक कैप्टन हार्डी। लेफ्टिनेंट लॉक व कर्नल हार्डी घायल हुए। एक बार वापस ध्यान देना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को क्रांति कर दी। कब क्रांति कर दी? 28 मई को। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है जिसने 28 मई को क्रांति की और यहाँ पर कैप्टन स्पॉटिसवुड व कर्नल न्यूब्री मारे गए। कर्नल पेनी की हृदयाघात मृत्यु हो गई और लेफ्टिनेंट लॉक व कर्नल हार्डी यहाँ पर घायल होते हैं। यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी और है जिसका नाम है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम है? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो अभी तक साइलेंट है। इस 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने कहा कि भैया आप चाहते क्या हो? न तो आप क्रांति कर रहे हो, न क्रांति का दमन कर रहे हो, न आप हमारा साथ दे रहे, न अंग्रेजों का साथ दे रहे हो, चाहते क्या हो? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सभी सैनिक साइलेंट है। उन्हें कहा कि अबे मुर्दो, साथ दे दो, फायदा इसी में है या तुम्हारा खून अब पानी बन चुका है। और जैसे ये बात कही, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी 30 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सहयोग कर देती है।
क्रांति में कब भाग लिया? 30 मई को। यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी थी जो स्वामी भक्त थी, और वो थी फर्स्ट बम्बई लांसर्स। कौन सी थी? फर्स्ट बम्बई लांसर्स। फर्स्ट बम्बई लांसर्स है जो स्वामी भक्ति निभा रही है। फर्स्ट बम्बई लांसर्स ने स्वामी भक्ति निभाई और क्रांतिकारियों का डटकर मुकाबला किया। क्रांतिकारी जिन्होंने अब नसीराबाद को लूट लिया है, और वो यहाँ से अब ये अजमेर के लिए रवाना हो जाते हैं। कहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं? अजमेर के लिए। अब सभी क्रांतिकारी अजमेर न जाकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। रीजन है, पहले इन्होंने विचार बनाया कि यार अजमेर को लूटे, फिर इन्हें लगा कि नहीं यार अजमेर को नहीं लूटेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता हो कि अजमेर में व्यवस्था अच्छी हो और हम उनसे युद्ध नहीं जीत पाए, तो क्यों न पहले बहादुर शाह से फरमान प्राप्त किया जाए कि हाँ भाई अजमेर को लूटा जाए या और कहीं जाना है। एक मुख्य कारण ये भी था दिल्ली जाने का। दूसरा कारण ये था कि ये सैनिक टुकड़ी अभी नई नई आई थी, इनके साथ इनके स्त्रियां थी, बच्चे थे, उन्हें भी महफूज पहुंचाना किसी न किसी स्थान पर जरूरी था। और इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। इनके पास लूट का इतना सामान था कि कहीं इन्हें जरूरत नहीं थी कि अब अजमेर को लूटा जाए। घायल सैनिक थे, उनका भी इलाज करवाना था। और कुछ सैनिक टुकड़ियां जो अब नसीराबाद पहुंच रही थी, उनसे भी ये डटकर मुकाबला नहीं कर पाते। सैनिक टुकड़ियां तैनात की गई। ब्यावर से सैनिक टुकड़ी बुलाई गई। भाई सबसे पास में जगह थी ब्यावर, तो ब्यावर से सैनिक टुकड़ी बुलाने वाला व्यक्ति था कर्नल डिक्सन। कौन था? कमिश्नर डिक्सन। कमिश्नर डिक्सन था। कमिश्नर डिक्सन। कमिश्नर डिक्सन द्वारा दो मेयर रेजिमेंट। कौन सी? दो मेयर रेजिमेंट। अच्छा मेयर नहीं लिखा क्या? एक सेकेंड भाई। दो मेयर रेजिमेंट बुलाई जा रही है। दो मेयर रेजिमेंट कार्नेल के नेतृत्व में तैनात की गई। किसके नेतृत्व में? कार्नेल के नेतृत्व में तैनात की गई। फिर बुलाई गई जोधपुर से। कहां से बुलाई गई? जोधपुर से। जोधपुर से सैनिक टुकड़ी लाने वाले थे जोधपुर के सेना नायक कुशल राज सिंघवी। कौन थे? जोधपुर के सेना नायक कुशल राज सिंघवी। अश्वारोही सैनिक टुकड़ी लाए थे। ये कौन सी लाए थे? अश्वारोही घुड़सवार सैनिक टुकड़ी लेकर आए थे। अश्वारोही सैनिक टुकड़ी के साथ पहुंच रहे कौन? कुशल राज सिंघवी जो जोधपुर के सेना नायक है। और डीसा से, कहां से? डीसा से। डीसा से यूरोपियन सैनिक टुकड़ी आ रही है। डीसा से यूरोपियन सैनिक टुकड़ी आ रही है। इस कारण नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने दिल्ली जाना ही उचित समझा। इन्हें लगा कि भाई हम डटकर मुकाबला कर तो नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है कि क्यों न दिल्ली चले और बहादुर शाह से फरमान भी प्राप्त करें, हथियार भी प्राप्त कर लेंगे, लूट का सामान उन्हें दे देंगे। और जब वो फरमान दे देंगे कि भाई ठीक है अब जाओ, अब आप अजमेर पर आक्रमण करो, तो हम आकर अजमेर पर आक्रमण कर लेंगे। नसीराबाद के बाद में क्रांति होती है भरतपुर में। कहां पर होती है? भरतपुर। भरतपुर में क्रांति। भरतपुर में जो क्रांति हो रही है ये निर्धारित तिथि को होती है। निर्धारित तिथि कितनी थी? 31 मई। कितनी थी? 31 मई। भरतपुर में 31 मई 1857 को। कब?
31 मई 1857 को क्रांति होती है। भरतपुर के राजा जी थे जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी जो है ये नाबालिग है, अवयस्क है, तो इनका जो कार्यभार था वो पॉलिटिकल एजेंट संभालता था मॉरिसन। कौन संभालता था? मॉरिसन। मॉरिसन इनका कार्यभार संभाल रहा था। क्रांति की सूचना जैसे मॉरिसन को मिलती है, मॉरिसन आता है दौड़ा दौड़ा और आते ही जसवंत सिंह जी को कहता है कि महाराज चारों तरफ क्रांति हो रही है, आप मुझे ये बताओ कि आप क्रांति का दमन कर पाओगे? क्या यहाँ आपके पुख्ता इंतजाम है? जसवंत सिंह मुस्कुराता है और कहता है कि महाराज मैं तो अल्पवयस्क हूँ, अभी मैं तो वयस्क ही नहीं हूँ, अल्पवयस्क हूँ और राजपाट आप संभाल रखे हो, तो आप बताओ आप मेरी रक्षा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अपनी तो छोड़ो, मेरी बताओ। मॉरिसन ने बोला ये गलत बात है राजा जी, संधि के तहत क्या निर्धारित हुआ था? अरे बोला महाराज संधि के तहत तो ये भी निर्धारित हुआ था कि आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर भी आप राजपाट संभाल ही रखे हो। जब आप राजपाट संभाल रखे हो तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने साथ साथ मेरी भी रक्षा करोगे। मॉरिसन ने बोला यार मरवा दिया, ये तो गलत बात है। बोला महाराज गलत हो चाहे सही हो, आप बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है? मॉरिसन यहाँ से आगरा चला जाता है। मॉरिसन यहाँ से क्या कहाँ चला जाता है? आगरा। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत है आगरा में, जहां एक अंग्रेज अधिकारी है कोलविन। कौन है? कोलविन। मॉरिसन कोलविन के पास चला जाता है, लेकिन जब ये कोलविन के पास जाता है तो अभी भी मॉरिसन का जो जीव है ये अभी भी पॉलिटिकल एजेंट वाले पद में फंसा हुआ है। इसे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि क्रांति का दमन होने के बाद नहीं पॉलिटिकल एजेंट वाला जो पद है किसी और को दे दिया जाए। इसलिए ये अपने पद की जिम्मेदारी गुलाब सिंह को सौंपता है। किसे सौंपता है? गुलाब सिंह को पद की जिम्मेदारी गुलाब सिंह को दी। गुलाब सिंह को कहता है कि गुलाब सिंह जी आप मेरा पद का ख्याल रखना, ध्यान रखना, और जब क्रांति का दमन हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे मेरा पद दे देना। कौन सा? पॉलिटिकल एजेंट का। तो ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था जो क्रांति के दौरान आगरा गया और अपने पद की जिम्मेदारी गुलाब सिंह को सौंपा? तो वो था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। भरतपुर में 31 मई जो निर्धारित तिथि है उसी दिन क्रांति हो रही है। भरतपुर के राजा जसवंत सिंह है, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन है। मॉरिसन कोलविन के आग्रह पर आगरा चला जाता है और अपने पद की जिम्मेदारी गुलाब सिंह को सौंपता है। नेक्स्ट है नीमच। कौन सी जगह है? नीमच। नीमच में क्रांति होती है 3 जून को। कब होती है? 3 जून को। नीमच के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। नीमच में आखिर हुआ क्या? देखो नीमच में 2 जून को कर्नल एबॉट। कौन है? कर्नल एबॉट। ये जो कर्नल एबॉट है ये सैनिकों को शपथ दिला रहा था। जो सैनिक थे यहाँ पर उन्हें शपथ दिला रहा था। प्रातःकाल परेड के मैदान में कर्नल एबॉट आता है और जितने भी सैनिक थे उन सबको परेड के मैदान में बुलाता है। सब परेड के मैदान में हाजिर हो जाते हैं। उस दौरान जो हिंदू है उनसे कहा जाता है कि आप हाथ में गंगा जल ले लो या गीता ले लो, और जो मुस्लिम है वो कुरान ले लो। और फिर इन्हें कहा जाता है कि याद करो वो शपथ जो हमने संधि के तहत ली थी कि हम एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, और एक दूसरे का जो दोस्त है वो हमारा दोस्त होगा और हमारा दुश्मन आपका दुश्मन होगा। जब ये बातें कही जा रही थी उसी दौरान कर्नल एबॉट को एक व्यक्ति था जो यहाँ रोकता है, शपथ की अवहेलना करता है। उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? मोहम्मद अली बेग। ये मोहम्मद अली बेग अवध से था। इस मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबॉट से कहा कि महाराज आप और निष्ठावान की बात कर रहे हो, ईमानदार की बात, ये शब्द आपके मुंह पर अच्छे नहीं लगते। कर्नल एबॉट कहता है कि ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, और आपका नाम क्या है? बोला महाराज मोहम्मद अली बैग। महाराज नाम में कुछ नहीं पड़ा है तो स्थान पूछो आप। तो कहा कि चलो स्थान भी। तो बोला अवध से हूँ। जैसे उसने अवध का नाम लिया कर्नल एबॉट के पैरों तले जमी खिसक गई। कारण था उसका, अंग्रेजों ने अवध के नवाब से अवध छीन लिया था कुशासन का आरोप लगा।
कौन सा आरोप लगाया? कुशासन का आरोप लगाया। कर्नल एबोट ने बोला भाई तुझे भी अभी जगन्नत है क्या? तू बाहर निकल और पास आ। कर्नल मोहम्मद अली बेग पास जाता है और उसे हाथ जोड़कर पैर पकड़कर बेचारा कैसे न कैसे कर्नल एबोट समझ जाता है कि दादा मांझा हालत खराब हो रही है पूरे भारत में, मैं नहीं चाहता कि नीमच में क्रांति हो। मोहम्मद अली बेग कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ क्रांति हो, जैसा आपने हमारे साथ किया आज वो समझाने का सही समय आ गया। कर्नल एबोट को कैसे न कैसे यहाँ से शांत सॉरी कर्नल एबोट कैसे न कैसे मोहम्मद अली बेग को यहाँ शांत करके भेज देता है। मोहम्मद अली बेग जिसका मिलना एक व्यक्ति से होता है और वो व्यक्ति उससे पूछता कि बता रहे भाई क्या हुआ तुम्हारे अवध में? वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो था हीरा सिंह। हीरा सिंह के द्वारा जब जानकारी ली जाती है तब हीरा सिंह से बताया जाता है कि हमारे ऊपर अवध के नवाब के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उनसे राजपाट छीन लिया गया और यहाँ तक कि बूंदी वाले मामले में भी, उत्तराधिकारी मामले में भी इन्होंने इंटरफेयर किया था कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये सब बातें छोड़े यार, राजस्थान में क्रांति हो चुकी है। क्रांति की निर्धारित तिथि थी 31 मई। अब तो भरतपुर में भी क्रांति हो चुकी है, नसीराबाद में उससे पहले 28 मई को क्रांति हो चुकी थी। हीरा सिंह ने बोला क्या बात कर रहा है, क्रांति हो चुकी, तूने बताया नहीं? अरे भाई तू इतनी बात बता देता, टाइम ही नहीं लगता, सुबह ही क्रांति कर देते। हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून को क्रांति कर दी जाती है। क्रांति का नेता कौन है? हीरा सिंह, क्रांति का नेता हीरा सिंह। हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी जाती है और यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी है सार्जेंट। कौन है अंग्रेज अधिकारी? सार्जेंट। सार्जेंट को पत्नी व बच्चों सहित मौत के घाट उतार दिया। पत्नी व बच्चों सहित मौत के घाट उतारा गया, मार दिया इन्हें। किन किन को? सार्जेंट और सार्जेंट के परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, सबको मार दिया। जब सार्जेंट के परिवार को मारा जा रहा था तो इस दौरान यहाँ से 40 अंग्रेज परिवार कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर निकल गए। अब ये हम आगे देखेंगे, पहले देखते हैं कि क्रांतिकारियों ने आगे क्या एक्टिविटी की। अब क्रांतिकारी यहाँ से रवाना होते हैं और क्रांतिकारी सबसे पहले चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं, चित्तौड़गढ़ को लूटते हैं, फिर हमीरगढ़ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हमीरगढ़। हमीरगढ़ जाते हैं, फिर हमीरगढ़ से बनेड़ा जाते हैं, हमीरगढ़ से बनेड़ा पहुंचे और बनेड़ा से शाहपुरा। बनेड़ा से कहाँ पहुंचे? शाहपुरा। शाहपुरा के राजा जी थे लक्ष्मण सिंह जी। शाहपुरा के राजा जी कौन थे? लक्ष्मण सिंह जी। ये शाहपुरा पहुंचे, शाहपुरा के राजा है लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और क्रांतिकारी यहाँ 2 दिन रुके। छोटी सी रियासत है, राजपूताना की सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा, वो क्रांतिकारियों का स्वागत करिए, क्रांतिकारियों का साथ दे रही है। लक्ष्मण सिंह जी ने एक मैसेज दिया, दिल बड़ा होना चाहिए, रियासत बड़ी होने से कुछ नहीं होता, जिगरा होना चाहिए, फिर देखो किसी से भी टकरा जाएंगे। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये पुष्पा बहू है अपने। कौन है? लक्ष्मण सिंह। सावर जो मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है वो आता है और वो कहता है कि लक्ष्मण सिंह जी दूर के दरवाजे खोलो और क्रांतिकारियों को मेरे हवाले करो। लक्ष्मण सिंह जी कहते रवाना हो यहाँ से, बाद में मिलेंगे, अभी क्रांतिकारी यहाँ ही रुकेंगे और 2 दिन रुकेंगे, जो करना है कर लो। सावर्स बेचारा वापस खाली हाथ लौट जाता है। क्रांतिकारी अब शाहपुरा रुकने के बाद पहुंचते हैं निम्बा हेड़ा। निम्बा हेड़ा से निम्बा हेड़ा से देवली, देवली में भी क्रांति करते हैं। देवली से टोंक, टोंक से आगरा और आगरा के बाद दिल्ली। फाइनली अपने मेन मुकाम पर पहुंच जाते दिल्ली।
जब क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा गए तो यहाँ पर इनकी सहायता ताराचंद ने की। ताराचंद ने तो सहायता की जो कि प्रजा ने भी इनका स्वागत किया। निम्बाहेड़ा में क्रांतिकारियों का प्रजा ने स्वागत किया। भाई प्रजा ने क्या किया? स्वागत किया। ताराचंद ने सहायता की। ताराचंद ने सहायता की। ताराचंद ने यहाँ पर क्या की? सहायता की। इस कारण एक अंग्रेज अधिकारी था जैक्सन। जैक्सन ने फांसी पर लटका दिया। किस पर लटका दिया? फांसी पर लटकाया। किसे लटकाया रे? ताराचंद को। वह ताराचंद जिसने निम्बाहेड़ा में नीमच वाले क्रांतिकारियों की सहायता की है, उसे जैक्सन फांसी पर लटका देता है। एक्चुअली जब क्रांतिकारी कहते हैं कि भाई हमारे पीछे पीछे जैक्सन आ रहा है, हम रुक नहीं सकते, उस दौरान ताराचंद कहता है कि आप रुको, आपको जितना आराम करना उतना आराम करो, आप खाना खाकर निकलो, रसद सामग्री साथ ले जाओ, मैं देखूंगा जैक्सन को। जैक्सन का मुकाबला होता है ताराचंद के साथ। ताराचंद युद्ध में हार जाता है, जिसे फांसी की सजा दे दी जाती है। क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन्होंने देवली में भी क्रांति की थी। कहाँ क्रांति की थी? देवली में। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि 40 अंग्रेज, कितने अंग्रेज? 40 अंग्रेज। 40 अंग्रेज जो जान बचाकर भगे थे, ये केसुंदा गांव पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? केसुंदा गांव। फिर बाद में केसुंदा गांव से ये डोंगला गांव चले गए। कहाँ चले गए लाडलो लाडलियो? डोंगला गांव। डोंगला गांव में रुगा राम के घर रुके हुए थे। कहाँ रुके हुए थे? रुगा राम के घर। रुगा राम के घर पर रुके हुए थे 40 अंग्रेज। रुगाराम बेचारा यहाँ से रवाना होता है और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को सूचना देता है। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है, मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वह है सावर्स। और राजा जी कौन है? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। कौन है? महाराणा स्वरूप सिंह है। जब महाराणा स्वरूप सिंह जी को पता चलता है कि 40 अंग्रेज परिवार है जो डोंगला गांव में फंसे हुए हैं, तो उस दौरान अपनी सैनिक सहायता देकर सावर्स को भेजते हैं। सावर्स डोंगला गांव पहुंचता है। वो उन 40 अंग्रेजों को बेदला के राव भक्त सिंह के साथ मेवाड़ भेजता है, उदयपुर भेजता है। सावर्स को सबसे पहले ये उचित लगा कि क्रांतिकारियों का पीछा तो बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अंग्रेजों को बचाया जाए। और उसने उन 40 अंग्रेजों की जिम्मेदारी बेदला के भक्त सिंह को सौंपी और बेदला का भक्त सिंह उन्हें पिछोला झील लेकर पहुंचता है। बेदला के भक्त सिंह के साथ उदयपुर भेजा गया। बेदला के भक्त सिंह इन्हें उदयपुर लेकर पहुंचते हैं। उस दौरान मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह इन 40 अंग्रेजों से मिलते हैं। ये 40 के 40 अंग्रेज परिवार सब डरे हुए हैं। इन्हें हिम्मत दी और कहा कि आप डरो तो मत रहे, तुम्हारा इलाज करवाया जाएगा। उसी दौरान दो व्यक्ति हाथ ऊपर करते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह जी कहते हैं आपके क्या समस्या है? बोलते महाराज इलाज तो हम कर देंगे। बोला कैसे? बोला हम डॉक्टर है, हम दो व्यक्ति हैं जो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर मर्रे और गन्ने भी साथ में थे। कौन थे? डॉक्टर मर्रे और गन्ने। महाराणा स्वरूप सिंह जी वो मुस्कुराए, बोला यार नाम भी प्यारे है तुम्हारे, एक तो मरता मरता बच्चा है मरेर, एक गन्ने। इलाज तो आप कर दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी देख रेख के लिए मैं एक व्यक्ति छोड़ देता हूँ। बोला हाँ ये ठीक है, हमारे चारों तरफ सैनिक खड़े कर दो, कहीं क्रांतिकारी यहाँ नहीं आ जाए। अरे बोला मैं तुम्हें ऐसी जगह रोकूंगा कि क्रांतिकारी तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बोला कैस? कहाँ? कहा कि पिछोला झील के जग मंदिर में रोक दूंगा। अब तो सेफ हो ना? बोला हाँ तब ठीक है। तो क्रांतिकारियों से दूर रोका गया इन्हें बचाव के लिए। कहाँ रोका गया था? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा पिछोला झील के जग मंदिर पर। पिछोला झील के जंग मंदिर पर
गोकुल चंद मेहता की देखरेख में, गोकुल चंद मेहता की देखरेख में रोका गया। सावर्श इन्हें यहाँ से भेजने के बाद में डूंगला गांव से 40 अंग्रेजों को भेजने के बाद में अब क्रांतिकारियों के पीछे जाता है और शाहपुरा पहुंचता है। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह जी दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलते हैं। सावर्स वापस खाली हाथ लौट आता है। सावर्स वापस खाली हाथ लौट आता है। सावर्स शाहपुरा पहुंचा, लेकिन लक्ष्मण सिंह द्वारा लक्ष्मण सिंह द्वारा दुर्ग के दरवाजे दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलने के कारण वापस लौट आया। सावर्स को अब लगा कि यार क्यों न नीमच पर कंट्रोल किया जाए। सावर्स नीमच पर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद में एक झूठी अफवाह फैल जाती है कि जो सैनिकों को खाने के लिए आटा दिया जा रहा है उस आटे में गाय की हड्डियां मिली हुई है। सैनिकों ने बोला ये अच्छा है, पहले कारतूस के द्वारा हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था और अब खाने के आटे में भी गाय की हड्डियां मिलाती गई। यहाँ पर एक वकील थे अर्जुन सिंह शाहीवाल। कौन थे? अर्जुन सिंह शाहीवाल। इन अर्जुन सिंह शाहीवाल ने अर्जुन सिंह शाहीवाल ये जो अर्जुन सिंह शाहीवाल है, इन्होंने उस आटे की रोटी बनवा कर खाई और झूठी अफवाह को शांत किया। अर्जुन सिंह शाहीवाल ने आटे में गाय की हड्डियों का शामिल होना झूठी अफवाह को शांत किया। फाइनली नीमच की क्रांति पर कंट्रोल कर लिया गया। जब नीमच में क्रांति हुई थी तो एक अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन लॉयड। इन्हें लगा कि यहाँ से जान बचाकर चले, तो वो छोटी सादड़ी चले गए और जब क्रांति का दमन हो गया तो दमन होने के बाद में कैप्टन लॉयड वापस आ गए नीमच। कैप्टन लॉयड क्रांति के समय छोटी सादड़ी चले गए। कहाँ चले गए? छोटी सादड़ी। वह क्रांति का दमन होने पर वह क्रांति का दमन होने पर वापस आ गए। हमारे नीमच क्रांति भी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नीमच में क्रांति 3 जून को होती है। उससे पहले 2 जून को कर्नल एबोट द्वारा सैनिकों को शपथ दिलाई जा रही थी। मोहम्मद अली बेग ने शपथ की अवहेलना की। क्रांति का नेता हीरा सिंह है। हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की जाती है। सार्जेंट को बच्चे पत्नी सहित मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्रांतिकारी सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जाते हैं, फिर हमीरगढ़ जाते हैं और फिर बनेड़ा जाते हैं, फिर जाते हैं शाहपुरा। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह इनका स्वागत करते हैं और 2 दिन ये शाहपुरा ही रुकते हैं। शाहपुरा में लक्ष्मण सिंह जी द्वारा क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया, रसद सामग्री की व्यवस्था की गई। निम्बा तो प्रजा ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया। ताराचंद ने सहायता की और उसी ताराचंद को बाद में जैक्सन के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया।
क्रांतिकारी नीमबा हेड़ा से देवली गए, देवली में भी क्रांति करते और देवली के बाद टोंक गए, टोंक के बाद आगरा, फिर दिल्ली चले गए। 40 अंग्रेज परिवार जब सार्जेंट को मौत के घाट उतारा जा रहा था तो उस दौरान 40 अंग्रेज परिवारों में मरे और गन्ने भी है जो डॉक्टर है। ये पहले केसुंदा गांव गए, फिर केसुंदा गांव के बाद में डोंगला गांव गए। डोंगला गांव में रूगाराम के घर रुके हुए थे। रूगाराम मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावरस को यह सूचना देता है। सावरस स्वयं आता है सैनिक टुकड़ी के साथ और बेतला के बख्श सिंह के साथ इन्हें उदयपुर भेजता है। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जंग मंदिर पर गोकुल चंद मेहता की देखरेख में रोकते हैं। सावर शाहपुरा पहुंचता है क्रांतिकारियों के पीछे पीछे, लेकिन शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलते। सावर वापस लौट आता है। यहाँ पर एक वकील थे अर्जुन सिंह शाहीवाल, जिन्होंने एक झूठी अफवाह फैली थी कि जो उन्हें खाने के लिए आटा दिया जा रहा है उसमें गाय की हड्डियां हैं प्रयुक्त है। वो उस आटे की रोटी बनवाकर खाता है, इस झूठी अफवाह को शांत करता है। क्रांति के दौरान कैप्टन लॉयड जो छोटी सांदड़ी चला गया तो वो क्रांति का दमन होने के बाद वापस आ गया था। एक क्रांति और पढ़ लेते हैं, देवली की क्रांति। कौन सी क्रांति भाई? देवली की क्रांति। देवली है टोंक में। देवली कहाँ पर है? टोंक में। यहाँ पर क्रांति हुई थी 5 जून को। कब हुई? 5 जून को। यहाँ पर क्रांति करने वाली जो सैनिक टुकड़ी है वह है नीमच। नीमच के सैनिक जब देवली पहुंचे तो नीमच के सैनिकों ने यहाँ पर क्रांति की। नीमच के सैनिकों ने क्रांति की। नीमच के सैनिक यहाँ पर क्रांति करते हैं। नीमच के सैनिकों ने क्रांति की। देवली में एक सैनिक टुकड़ी थी जो तैनात थी, वो थी हमीदपुर। ये भी नीमच के सैनिकों से मिल जाती है। हमीदपुर के सैनिक हमीदपुर की सैनिक टुकड़ी नीमच के क्रांतिकारियों से मिल गई। किनसे मिल गई? नीमच के क्रांतिकारियों से मिल गई। नीमच की सैनिक टुकड़ी जब देवली पहुंचती है तो 5 जून को देवली वाले सैनिक भी क्रांति करते थे। देवली में एक हमीदपुर सैनिक टुकड़ी थी, ये भी नीमच के सैनिकों के साथ मिल जाती है और ये भी दिल्ली चली जाती है। ओके लाडलियो, आज क्लास कंप्लीट हुई। अब मिलेंगे अगली क्लास में। चलते हैं। जय श्री कृष्ण।